हेलो दोस्तों। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 8th NCERT पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहाँ पर अध्याय चौथा है। यहाँ पर हम लोग कानूनों की समझ अध्याय को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग कानून के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम भारत में कानून का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारत से लेकर आज़ाद भारत तक जो कानून बने हैं उनके बारे में जानेंगे, उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे कि उनमें क्या अंतर रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कानून नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी देश को चलाने के लिए, किसी समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। जैसे कि आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून जो हैं आपके फूड सेफ्टी को लेकर बनाए गए हैं, या फिर सोशल मीडिया को आज रेगुलेट करने वाले कानून बनाए गए हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर कानून बनाए गए हैं। तो बहुत सारे कानून आज हम वर्तमान में देखते हैं। जैसे जैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे वैसे आप लोग देख रहे होंगे कानून भी बढ़ते जा रहे हैं। और इन बहुत सारे कानूनों को लागू करने का प्रयोजन बस इतना है ताकि समाज में एक व्यवस्था मेंटेन रहे, कोई यहाँ पर अराजकता न फैलाने पाए, सभी लोग व्यवस्थित होकर काम करें, यहाँ पर किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, कोई किसी के अधिकारों को न दबाने पाए। इसलिए समाज में बहुत सारे कानून लागू किए गए हैं। तो आज के हम अध्याय में जो कानून की जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है, कि प्राचीन भारत में कानून कैसे हुआ करते थे, फिर औपनिवेशिक काल में कानून कैसे हुआ करते हैं, उसके बाद फिर आज़ाद भारत में जब संविधान लागू हुआ तब कैसे कानून बने, तो वो सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में आज के जैसे जैसे आज हम देखते हैं कि हमारा पूरा भारत है, अखंड भारत है, जिसमें कि 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पूरे भारत पर पूरा एक ही संविधान लागू है। हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य थे और बहुत सारे राज्यों के अलग अलग राजा रियासतें थीं। अलग अलग राजा रियासतें होने की वजह से हर रियासत के, हर राज्य रजवाड़े के स्थानीय कानून बने हुए थे। यानी जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्राचीन भारत में 4 राज्य हैं, ABCD। तो यहाँ पर चूँकि अलग अलग स्थानीय राज्य थे, तो यहाँ पर ए राज्य में कुछ कानून अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, डी में अलग है। यहाँ पे कानूनों में एक रूपता नहीं थी, क्योंकि हमारा भारत एकीकृत नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में कुछ बड़ी रियासतें भी थीं, तो ऐसे बटा हुआ था। तो हर राजा के अधिकार क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र आता था, उन क्षेत्रों पर अलग अलग कानून लागू हुए थे। तो प्राचीन समय में भारत में असंख्य स्थानीय कानून मौजूद थे। चूँकि यहाँ पर हर किसी के अपने अपने कानून हैं और कानून को लागू करने के लिए या बनाने के लिए यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई यहाँ पे मानक नहीं है। तो यहाँ पर जो भी राजा थे, जो भी लोग कानून बनाने वाले थे, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए और अपने हिसाब से उन्हें लागू किया। तो विभिन्न समुदाय जो हैं इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। नहीं, आज के जैसे नहीं है। जैसे हमारे संविधान में कुछ मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों को देखते हुए कानून बनते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। लोग मनमाने ढंग से कानून बनाते थे। और उस समय ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए पड़ोस के राज्य में कुछ अलग कानून है किसी काम को लेकर, और बगल वाले राज्य में उस कानून को लेकर कुछ अलग कानून है। तो उस समय कुछ ऐसा ही हाल था। इसके अलावा जो कानून बनाने वाले लोग थे, वो लोग भी आज के जैसे नहीं थे। आज के जैसे जैसे आप लोग देखते होंगे कि आज जो भी कानून बनते हैं वो संविधान को ध्यान में रख कर बनते हैं। संविधानिक जो वैल्यूज़ हैं, संविधान में जो अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखकर बनते हैं। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में जो कानून निर्माण करने वाले लोग थे, उनकी मनमानी थी। वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे और उन कानूनों को, जैसे मान लीजिए उन्होंने कानून बनाया, चोरी को लेकर बनाया कि चोरी करने पर इतने कोड़े मारे जाएंगे, हत्या करने पर किसी का सर कलम कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मान लीजिए कानून बनाया। अब कानून तो सब पे लागू होना चाहिए, यानी उनके परिवार पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे। अब कानून जो भी बनाया गया है वो आम जनता पर तो लागू हो रहा है, लेकिन राजा के परिवार वाले या उनके मित्रजन हैं, उन्होंने उन लोगों को उस कानून से छूट दे दी है। तो प्राचीन भारत में कुछ ऐसा हाल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राचीन भारत में कुछ ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी किताब कह रही है, NCERT कह रही है कि कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। अब जैसे आप सोच ही सकते हैं, मान लीजिए राजा का पुत्र है या राजा का भाई है, अब उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो राजा अपने बेटे को तो सजा नहीं देगा, क्योंकि रायशाही है। रायशाही में जनता आवाज़ उठा नहीं सकती है, राजा जो चाहेगा वही होगा। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। यानी यहाँ पर क्या होता था, प्राचीन भारत में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी।
यानी उस समय जो सवर्ण व्यक्ति हैं उनको सज़ा ना के बराबर मिलती थी, और वहीं जो निचली समझी जाने वाली जात के लोग थे उनको सज़ा ज़्यादा मिलती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जात के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, वहीं जो सवर्ण अपराधी होते थे उनको सज़ा में छूट मिलती थी या उन्हें सज़ा से बरी कर दिया जाता था। तो कुछ ऐसी स्थिति हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से करीब 200 साल पहले हमारे भारत में औपनिवेशिक शासन का विस्तार होना स्टार्ट हुआ। यानी हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने औपनिवेशिक शासन का भारत में विस्तार किया है। धीरे धीरे करके वो भारत में अपने शासन का विस्तार करने लगे हैं और भारत की बहुत सारी रियासतें, रजवाड़े अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए हैं। अंग्रेजों के नियंत्रण में आने के बाद क्या हुआ है, उन सभी राजे रजवाड़ों के जो स्थानीय कानून थे वो खत्म कर दिए गए, और उन सभी पर अब चूंकि वो क्षेत्र औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गया है तो उन सभी पर अब अंग्रेजों के कानून लागू हो गए। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के विस्तार के बाद कानून पर आधारित एक एकीकृत व्यवस्था विकसित होने लगी है। यानी पहले हम जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून देख रहे थे, अब चूंकि पूरा विशाल भूभाग जो है औपनिवेशिक शासन के अधीन आने लगा है, तो यहाँ पर क्या है, पूरे क्षेत्र पर एक एकीकृत व्यवस्था विकसित हुई है। यानी हर जगह पर अब अंग्रेजों का ही कानून लागू हो रहा है। धीरे धीरे करके क्या होता है, औपनिवेशिक काल में जो जाति के आधार पर सजा देने वाला जो चलन था, भेदभावपूर्ण चलन था कि सवर्ण जाति के व्यक्ति को कम सजा मिलेगी, निम्न जाति के व्यक्ति को ज़्यादा सजा मिलेगी, वो चलन भी अब कम होने लगा है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों का जो शासन है वो कानून का शासन है, यानी विधि का शासन है। यानी अंग्रेजों के शासन में हर चीज़ जो कानून से हो रही थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ इतिहासकार, कुछ जो अंग्रेजों के हितैषी लोग हैं, उनका मानना यही है कि भारत में कानून के शासन की जो आधारशिला या नींव जो रखी है वो अंग्रेजों ने रखी है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अंग्रेज भी कुछ ऐसे ही थे। भले अंग्रेजों ने यहाँ पर कानून की बात की हो, एक बड़ी एकीकृत कानून व्यवस्था भारत में लागू की हो, लेकिन अंग्रेजों ने भी यहाँ पक्षपात किया। जहाँ पर उनके हित टकराए हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने आप को कानून से बाहर रखा है और भारतीयों पर वही कानून कठोरता से लागू किया है। तो हमें यहाँ पर भी पक्षपात देखने को मिलता है। लेकिन इतिहासकार इससे असहमत हैं, क्योंकि ब्रिटिश कानून जो है मनमानेपन पर आधारित थे। यानी ब्रिटिश कानून में भी हम देखते हैं जहाँ पर अंग्रेजों के अपने हित आ रहे हैं, उनके अधिकार आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक तरफा हो जाते थे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1870 का राजद्रोह अधिनियम। 1870 का जो राजद्रोह अधिनियम है, ये ब्रिटिश शासन के मनमानेपन का सबसे बड़ा उदाहरण था। आपने भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 1860 में लागू हुई थी। और आज़ाद भारत में भी संविधान निर्माण के बाद भी यही आईपीसी एज इट इज उठा ली गई थी। इसमें कुछ संशोधन करके उठा ली गई थी और यही आईपीसी हमारे यहाँ पर भारत में लगभग 2023 तक चलती आ रही थी। हालांकि 2024 से बीएनएस भारत न्याय संहिता लागू हो गई, उसके बाद ये आईपीसी खत्म कर दी गई है। अब आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अब बीएनएस के तहत हमारे यहाँ प्रावधान लागू होते हैं। तो आईपीसी का बहुत लंबा इतिहास रहा है, लगभग 165 साल 164 साल का इतिहास रहा है। तो जो मूल भारतीय दंड संहिता थी, यानी जो 1860 में लागू हुई थी, इसमें शुरू में राजद्रोह कानून शामिल नहीं था, लेकिन इसे 1870 में एक संशोधन के जरिए धारा 124A के रूप में इसको आईपीसी में जोड़ा गया था। यानी शुरुआत में जब आईपीसी बनी थी, भारतीय दंड संहिता बनी थी, उसमें ये राजद्रोह कानून नहीं था। राजद्रोह का मतलब है कि जो राज्य व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, आप उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो इसको राजद्रोह की कैटेगरी में रखा गया था। इसके तहत क्या था, इसके तहत ब्रिटिश सरकार की केवल आलोचना या विरोध करने पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, और अंग्रेज उसको जो है अपने मनमाने तरीके से सजा देते थे। उस समय जो भी कानून प्रचलित थे, उन कानूनों के अकॉर्डिंग सजा ना देकर वो उसे मनमाने ढंग से सजा देते थे। यानी मान लीजिए आपने सरकार की आलोचना कर दी, इतनी बात पर आपके ऊपर राजद्रोह लग गया कि भाई आप राजद्रोही हैं, आप सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाकर आपको जेल में डाल दिया, आपको जो है प्रताड़ित किया, कई मामलों में फांसी भी दे दी जाती थी। तो इस तरह की चीज़ें हमें अंग्रेजों के शासन में देखने को मिली हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक तथ्य भी मैंने ऐड किया है। बाल गंगाधर तिलक पहले बड़े राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें इस कानून के तहत 2 बार सजा मिली। एक तो 1897 में मिली है और दूसरी बार मिली है 1908 में। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पहले बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्हें 1870 के राजद्रोह अधिनियम के तहत 2 बार सजा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको पता भी होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के मनमानेपन का एक अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। शायद आपने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज अगर कोई गलती करते थे,
कोई अपराध करते थे या कोई कानून तोड़ते थे तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो अधिकार था वो केवल किसी अंग्रेज जज को ही था। भारतीय जज अंग्रेजों के मामले में ना तो सुनवाई कर सकते थे, ना ही उन पर मुकदमा चला सकते थे, जो एक तरह से यहाँ पर नस्ली भेदभाव को दर्शाता है। हालांकि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, भारतीय जजों को भी ये अधिकार दिलाने के लिए 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया ताकि भारतीय न्यायाधीश भी अब अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकें। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इस बात का तीव्र विरोध किया और अंततः ये बिल जो है कमज़ोर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर अंग्रेजों के अपने हित आ जाते थे वहाँ पर अंग्रेज जो हैं मनमानी करते थे, एक तरफा दृष्टिकोण अपनाते थे। एक और काला कानून जो कि हमने पढ़ा है, ये रॉलेट एक्ट है, जो कि 1919 का कानून है। इसके पीछे की कहानी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी होगी कि 1919 तक आते आते जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं ये अपने चरम पर पहुंच गई थीं, और ये जो कानून लाया गया था, ये कानून लाने का प्रयोजन भी यही था कि ताकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका दमन किया जा सके। तो इस कानून के जरिए जो ब्रिटिश सरकार है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारावास में डाल सकती थी, और उसे जो है ना तो सुनवाई का अधिकार था, ना ही अपना वकील करने का अधिकार था। यानी इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला भी काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रावधान जो थे दमनकारी प्रावधान थे, इसी वजह से इसको काला कानून कहा गया। इस कानून का जितने भी उस समय क्रांतिकारी थे उन सभी ने विरोध किया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसके विरोध के लिए 6 अप्रैल 1919 का दिन नियत किया था। हालांकि उससे पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर पंजाब में इसका कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो पंजाब में 2 भारतीय नेता जो थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ सोर्सेस में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी की डेट है वो 9 अप्रैल दी गई है। जैसे अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, कुछ अनस्टैंडर्ड किताबें देखें तो वहाँ पर 9 अप्रैल लिखी है, जबकि एनसीईआरटी में 10 अप्रैल दी गई है। तो ये रॉलेट एक्ट है, ये 10 अप्रैल 1919 को लागू किया गया। हालांकि पुरजोर विरोध हो रहा था, हर तरफ इसको लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन पंजाब में स्थिति कुछ अलग थी। पंजाब में इसका विरोध जो है भारी पैमाने पर हो रहा था, और उसी समय 10 अप्रैल को ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो पंजाब की जनता है ये भड़क उठती है, और यहाँ के लोग जो हैं मिलकर एक दिन मुकर्रर करते हैं। उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर इन लोगों की, जो इनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, इसका विरोध दर्शाने के लिए या विरोध जताने के लिए एक दिन ये नियत करते हैं। तो ये जो दिन होता है 13 अप्रैल का दिन होता है, जो कि वैसाखी का दिन होता है। तो वैसाखी वाले दिन ये लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इस काला कानून के विरोध में एक सभा करते हैं, और इस सभा में इस काला कानून को रद्द करने की डिमांड भी करते हैं, और अपने जो नेता हैं इनको छुड़ाने की बात भी करते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तभी उसी समय जनरल डायर सैनिकों को लेकर इस मैदान में प्रवेश कर जाता है। देखिए, जलियांवाला बाग की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के लिए केवल एक ही गेट था। तो यहाँ पर जब जनरल डायर जलियांवाला बाग के अंदर घुसता है तो वो जो मेन एंट्रेंस होती है उसको बंद कर देता है, और अपने सैनिकों को ये आदेश देता है कि यहाँ पर सभा में मौजूद हर व्यक्ति को गोली मार दी जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर बीभत्स नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ क्रांतिकारियों पर चला दी जाती हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में क्रांतिकारी मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं, जो कि हमारे भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय ये माना जाता है। जलियांवाला हत्याकांड हमारे भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय है। तो ये भी ब्रिटिश शासन की एक मनमानेपन या कह सकते हैं तानाशाही का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें जान ली कि भले एक तरफ लोग कहते हैं कि कानून के शासन की जो अवधारणा है औपनिवेशिक काल में डेवलप हुई है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में जो भी कानून थे वो मनमानेपन और तानाशाही पर आधारित थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 19वीं सदी में जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की है, यूरोपियन शैली की शिक्षा की शुरुआत की है, तो कई भारतीय भी इस आधुनिक शिक्षा से प्रभावित हुए हैं। इन्होंने भी आधुनिक शिक्षा को ग्रहण किया है। कई भारतीय ऐसे थे जिन्होंने इस ब्रिटिश शासन के तहत रहते हुए कानूनी पेशे को अपना लिया। यानी जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा का विस्तार किया है, तो वैसे वैसे कुछ भारतीय तबके के लोग भी इसमें शिक्षित हुए हैं, और भारतीयों ने भी अब अंग्रेजों की जो प्रशासनिक सेवा है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग जो थे वकील बन गए थे। तो ऐसे करके भारतीयों का एक बड़ा तबका जो था कानून में शामिल हो गया था, कानूनी पेशे में आने लगा था। अब चूंकि लोग अंग्रेजों के रवैये को जान गए थे, अंग्रेजों की जो मंशा है वो जान गए थे, कैसे अंग्रेज नस्लीय भेदभाव करते हैं, कैसे वो केवल अपना ही हित देखते हैं, उन्हें भारतीयों से कोई मतलब नहीं है।
तो ये लोग जो कानूनी पेशे में शामिल हो गए थे, जो वकील बन गए थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अब अपने भारतीयों की हिफाजत के लिए, यानी भारतीय लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए ये लोग अब कानून का इस्तेमाल करने लगे थे। यानी यहाँ पर ये लोग अपने भारतीयों की हिफाजत के लिए जो अंग्रेजों के कानून थे उनमें ही ये अपनी वकालत स्टार्ट कर दी थी, अपने भारतीयों को बचाने लगे थे। यहाँ तक कि जो भारतीय न्यायाधीश भी थे वो भी ये बात समझ गए थे और भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। यानी अब वो भी देखते थे कि कैसे हम अपने भारतीयों को बचाएं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिलती हैं कि भले दमनकारी शासन था, लेकिन हमारे भारतीयों ने यहाँ पर भी एक सीख ली। हमारे भारत का एक तबका जो था उसने कानूनी शिक्षा ग्रहण की और अंग्रेजी कानून का विरोध भी किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का कानून के दायरे में रहकर विरोध करने का प्रयास भी किया है। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि लगभग 200 सालों के दमन के बाद, अत्याचार के बाद हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद जो भी हमारे संघर्ष रहे हैं, जो भी हमने इस 200 सालों में अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हमारे आज़ाद भारत में हर भारतीय व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग कानून की नज़र में समान होंगे और यहाँ पर कोई इस तरह के कानून नहीं बनाए जाएंगे जो कि लोगों का दमन करते हों। यानी हमारे आधुनिक भारत में जो कानून की जो अवधारणा डेवलप हुई वो हमारे साथ जो भी अत्याचार हुए, जो भी हमारे साथ शोषण हुआ, उसको देखते हुए उसके अनुभव से उपजी। तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान भी जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कानून जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यहाँ पर कानून के शासन का मतलब ये है कि देश में हर व्यक्ति, यानी चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कानून की नज़र में समान है। यानी ऐसा नहीं है कि कानून की नज़र में अंबानी अलग हैं, राष्ट्रपति अलग हैं या मजदूर आदमी अलग है। हर व्यक्ति समान है, चाहे आप राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी ओहदे पर हो, कितने भी पैसा वाले हों, लेकिन आप कानून की नज़र में समान हैं। अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आप ये नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर हैं, गरीब हैं। आपको जो भी भारतीय न्याय संहिता में उसको लेकर जो दंड वर्णित है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। जैसे कि हमने मौलिक अधिकारों में संवैधानिक प्रावधान भी पढ़े थे। जो हमारा मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 है, ये कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यानी यहाँ पर हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है कि यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब हमारे देश में एक संविधान लागू है और अब हमारे देश में किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। ऐसा नहीं है कोई मनमाने ढंग से सजा दे सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पर संविधान सम्मत सजा ही मिलती है और सजा तक पहुँचने की एक प्रॉपर तय कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका पालन हर व्यक्ति को करना होता है। आपने देखा होगा चाहे हमारे यहाँ पर अपराधी ने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, उसको भी कुछ अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं। जैसे अपनी बात रखने का अधिकार, अपना वकील करने का अधिकार, उसको भी मौलिक अधिकार मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात ही ना रख सके। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी अगर व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको एक निश्चित सजा मिलती है और सजा तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो भी एक नियत प्रक्रिया है। यानी ऐसा नहीं है उसे उस प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर अब हम कानून निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। यानी हम लोग ये जानेंगे कि कानून कैसे बनते हैं, कैसे अस्तित्व में आते हैं, कैसे ये लागू होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कानून बनाने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो संसद की होती है। संसद जो है हमारे पूरे देश के लिए या देश के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और संसद को ये कानून बनाने की जो शक्ति है ये संविधान से मिलती है। संसद किसी मुद्दे पर कानून कैसे बनाती है उसके पीछे कहानी है। आमतौर पर किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर, किसी सामाजिक समस्या को लेकर लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग लामबंद होते हैं, एकजुट होते हैं, समूहों में इकट्ठा होते हैं और वो समूहबद्ध होकर उस समस्या को लेकर आवाज़ उठाते हैं। अपनी मांग को मीडिया के माध्यम से, यानी अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के अन्य जो साधन हैं या जो सोशल मीडिया है या जो डिजिटल मीडिया या जो टेलीविज़न इत्यादि मीडिया है उसके माध्यम से अपनी डिमांड को रखते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं। तो ये सब वो तरीके हैं जिनके जरिए वो किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं, किसी सामाजिक समस्या को लेकर आवाज़ उठाते हैं
ताकि सरकार का ध्यान इस सामाजिक समस्या पर जाए। जब सरकार का ध्यान इस सामाजिक समस्या पर जाता है तो संसद जो है इस पर एक विधेयक यानी एक बिल तैयार करती है और इसे अपने किसी एक सदन में, संसद के जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, तो संसद जो है इसे किसी अपने एक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में पेश करती है। तो यहाँ पर सदन में विधेयक पेश होने के बाद यहाँ पर सदन जो है इसे स्थायी समितियों के पास विचार विमर्श के लिए भेज देता है, क्योंकि स्थायी समितियों के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इस पर मंथन करते हैं, इसके जो आयाम हैं यानी जो बिल के जो आयाम हैं या समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन पर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर जो स्थायी समितियाँ हैं बाद में अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती हैं। हालांकि स्थायी समितियों की रिपोर्ट सदन पर बाध्यकारी नहीं होती है। अगर सदन मानना चाहे तो इन रिपोर्ट के आधार पर बिल में संशोधन कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो ये रिपोर्ट जो होती हैं बाध्यकारी नहीं होती हैं। हालांकि यहाँ स्थायी समितियाँ इस पर विचार विमर्श करती हैं और रिपोर्ट देती हैं, ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद दोनों सदनों से यानी लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित हो जाता है और विधेयक पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। अंत में जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति के उस पर साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो ऐसे करके कानून जो है अस्तित्व में आते हैं। अब भारत में हम कुछ ऐसे प्रमुख कानून हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक कानून है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005। घरेलू हिंसा का मतलब ये है कि जो घर में जो महिलाएं हैं यानी जो पत्नियां हैं उनको लेकर जो घर में अत्याचार होते हैं, शोषण होता है, मारपीट होती है, उन्हें उससे बचाने के लिए जो कानून है वो ये कानून बना है। तो ये कानून पहले नहीं था। 1980-90 के दशक में जैसे जैसे फेमिनिज्म यानी जैसे जैसे नारीवादी समर्थन बढ़ता गया है, नारीवादी आंदोलन ने गति पकड़ी है, वैसे वैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी घरेलू हिंसा है, इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होने लगी है। तमाम नारीवादी संगठन जो थे इस मुद्दे को लेकर हाईलाइट करने लगे थे, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे, रैलियां करने लगे थे, सभाएं कर रहे थे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं को बचाने के लिए कानून लाया जाए। तो 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाने की मांग उठने लगी। घरेलू हिंसा होती क्या है? देखिए, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति ही होता है, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, खास करके पति पत्नी केस में पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है या किसी तरह से यौन प्रताड़ना देता है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। यानी ये जो प्रताड़ना है ये मौखिक हो सकती है, जैसे आप अपनी पत्नी को, अपनी सिस्टर को या घर में जो आपकी कोई दादी वगैरह हैं उनको आप गाली गलौज करें या उनके साथ यौन या आर्थिक शोषण करें, तो ये सब क्या है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर महिला संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था और इस विषय पर कानून बनाने के लिए डिमांड भी करने लगी थी। फिर 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थी जो हैं और समाज वैज्ञानिकों के जो संगठन हैं, लॉयर्स कलेक्टिव, इन्होंने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। यानी इन्होंने अपने से खुद से घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा का एक मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया। बाद में जब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया और अब सरकार का ध्यान भी इस पर जाने लगा, क्योंकि तमाम जो मीडियाज थे, चाहे प्रिंट मीडिया हों या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हों, सभी में ये मुद्दा दिखाया जाने लगा, तो ऐसे करके सरकार पर दबाव बना। तो सन 2002 में सरकार की तरफ से ये विधेयक जो था संसद में पेश किया गया। उसके बाद स्थायी समिति के पास सन 2002 में ये भेज दिया गया और स्थायी समिति ने दिसंबर 2002 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें महिला संगठनों की जो अधिकांश मांगें थी इनको स्वीकार कर लिया गया। हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से ये विधेयक जो था उस समय पारित नहीं हो पाया। फिर से सन 2005 में एक संशोधित विधेयक संसद में भेजा गया, जो कि दोनों सदनों से पारित हुआ और अंत में इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति भी मिल गई। ऐसे करके अंततः 2006 में ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, ये लागू हुआ। यानी कि 2005 में ये विधेयक जो था संसद से, दोनों सदनों से पारित हुआ है और सन 2006 में जाकर ये लागू हो पाया है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में जो महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा है, इसमें घरेलू शब्द, इसकी जो व्यापकता है और समझ है, इसको और ज़्यादा व्यापक बना दिया है।
यानी यहाँ पर अब घरेलू महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी आएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। अब उनको भी घरेलू माना जाता है, उनको भी इस घरेलू हिंसा कानून के दायरे में लाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई महिला घर में रोज रोज की प्रताड़ना, लड़ाई झगड़े से परेशान होकर अपना पति का घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। अगर वो केस करती है तो वो भी केस के दायरे में आएगा, वो भी इस कानून के दायरे में आएगा भाई, क्योंकि पति ने उसे प्रताड़ित किया है तभी वो अपने मायके गई है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का पुरुष, किसी स्त्री का पति उसे बार बार धमकी दे रहा है कि इतना दहेज लेकर आओ, नहीं लेकर आओगे तुम तो जान से मार देंगे। अब वो रोज सुन सुन के डर के मारे अपने मायके चली जाए, और मायके में वो इतनी हिम्मत शुरुआत में ना जुटा पाए कि कोई एक्शन ले, लेकिन धीरे धीरे करके मायके वाले समझ जाएं कुछ तो बात हुई है, तो बाद में वो प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट लिखाएं। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर ये बात इस कानून में इसी वजह से ऐड की गई है कि जरूरी नहीं है कि महिला उस समय अपने पति के घर रह रही हो, अगर वो बाहर भी रह रही है, उसके साथ अगर पहले भी ये चीज़ हो चुकी है तो वो ये इस कानून के दायरे में आएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है आमतौर पर हमारा समाज उन्हें पीड़िता मानता है। कैसा माना जाता है कि भाई दुखियारी महिला है, लाचार है, उन्हें पीड़ित माना जाता है। तो हमारी जो समाज सेवी संगठन है वो ये कहते हैं कि इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, तो उन्हें पीड़िता ना माना जाए, उन्हें लाचार ना माना जाए। भाई कोई औरत अगर किसी घर में रहकर प्रताड़ना झेल रही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो पीड़ित या लाचार है, इसका मतलब ये उसमें वो संघर्ष झेलने की क्षमता है, तब वो झेल पा रही है। भाई कई लड़कियां तो आज आप देखते होंगे ऐसी भी हैं जो जरा सी बात पे सुसाइड कर लेती हैं, कई ऐसी हैं जो कि लड़ती हैं और अंततः उन पर विजय भी हासिल करती हैं, यानी अपने जो विरोधी हैं या उनके ऊपर जो अत्याचार करने वाले उन्हें हराती भी हैं, उन्हें दंडित भी करती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर हम लोग पीड़ितता मान लेते हैं कि भाई पीड़ित टाइप है, लाचार टाइप है। तो उन्हें लाचार नहीं मानना है, उन्हें पीड़ितता की बजाय सर्वाइवर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो बचा रहे, तो उन्हें सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। तो समाज सेवी संगठन इस बात की मांग करते हैं कि इन्हें सर्वाइवर बोला जाए, इन्हें पीड़िता ना माना जाए, इन्हें ये ना माना जाए कि ये लाचार हैं, लाचार नहीं है वो, उनमें वो झेलने की क्षमता है इसलिए लड़ रही हैं, इसलिए सर्वाइवर इन्हें बोला जाए। इसके अलावा कुछ अन्य कानून भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण कानून और संशोधन भी हमारे संसद ने किए हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो कि हमारे देश के बाहर के हैं, जैसे कि अमेरिका का है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों ने जैसे ये घरेलू हिंसा वाला कानून देखा ही होगा, पहले पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा आपने क्लास 6 की जो पॉलिटी थी वहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ये पढ़ा भी था। देखिए हिंदू उत्तराधिकार यहाँ पे संशोधन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो हिंदू उत्तराधिकार मूल अधिनियम है 1956 में आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में आया था। हालांकि इसमें उस समय बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान नहीं था। बाद में जब नारीवादी संगठनों ने आवाज़ उठाई है और महिलाओं ने भी इसको लेकर आवाज़ उठाई है कि भाई बेटियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाए, तो सरकार ने क्या किया है, जो 1956 का कानून था उसमें संशोधन किया है, और ये संशोधन हुआ 2005 में। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो इस संशोधन के जरिए 1956 के कानून के अधिनियम की जो धारा 6 है इसमें बदलाव किया गया। अब बेटियों को भी बेटों के समान ही पैतृक संपत्ति में सहदायक का दर्जा दिया गया, को पर्सनर का दर्जा दिया गया है। देखिए को पर्सनर या सहदायक क्या होता है, ये वह व्यक्ति होता है जिसे जन्म से संपत्ति में अधिकार मिलता है। चूंकि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुत्र को तो बचपन से ही पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, जन्म से ही अधिकार मिल जाता है, लेकिन बेटियों को नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बेटियां पराया धन है, बेटियां दूसरे के घर में जाती हैं, इसलिए बेटियों को लेकर हमारा समाज बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। तो इस कानून के जरिए क्या हुआ, अब बेटियां भी सहदायक का दर्जा रखती हैं, उनको भी जन्म से पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला का पति मर गया है, अब उसके एक बेटा एक बेटी है, तो वैसे पुराने कानून के हिसाब से जो संपत्ति होती थी वो पुत्र के नाम चली जाती थी। अब जो नया कानून है वो ये कहता है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि भाई बेटा लालच में आकर सारी संपत्ति हड़प ले, माँ का ध्यान भी नहीं रखे, बहन का ध्यान भी नहीं रखे। तो अब नए कानून में क्या है कि अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी औरत का अगर पति नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस स्थिति में माँ को भी एक हिस्सा पैतृक संपत्ति में मिलेगा, यानी बेटे बेटी को तो मिलेगा ही मिलेगा, माँ को भी मिलेगा। तो अब ये जो नया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है उसने इस तरह का प्रावधान अब शामिल किया है। इसके अलावा एक कानून और है
इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में आपने पढ़ा भी था। नागरिक अधिकार कानून 1964 जो कि अमेरिका से संबंधित है। आपको पता होगा कि अमेरिका में अश्वेतों के साथ, जो काले लोग हैं, जो नीग्रो हैं, उनके साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ है। अमेरिका में उनके साथ भेदभाव का आलम ये था कि उनके जो काले लोग हैं, उनके जितने भी संस्थान थे, चाहे उनके विद्यालय हों, उनके प्लेटफॉर्म्स हों, यानी रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हों, उनकी रेलवे की जो बोगियाँ होती हैं वो सब अलग होती थी, हॉस्पिटल अलग होते थे, यहाँ तक कि सड़कें अलग होती थी। मान लीजिए अगर वो गोरे लोगों वाली ट्रांसपोर्ट बस में यात्रा कर रहे हैं और किसी सीट पर अगर बैठे हैं और मान लीजिए कोई गोरा व्यक्ति आके कहता है कि मुझे सीट दो, तो उन्हें खड़ा होना पड़ता था। उनके साथ इस तरह का नस्ली भेदभाव वहाँ पर हो रहा था। एक घटना है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जो हैं अफ्रीकी अमेरिकी मूल की एक महिला थी और ये ऑफिस से अपने घर जा रही थी। ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की। तो बस में अपनी सीट पर ये बैठी हुई थी, तभी एक जो गोरा व्यक्ति है इनके पास आता है और कहता है आप अपनी सीट छोड़ दीजिए। तो ये जो है इन्होंने साफ मना कर दिया है, इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम सीट नहीं छोड़ेंगे, भाई हम भी इंसान हैं, हम क्यों सीट छोड़ें। तो इन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो इन्होंने जो ये प्रतिक्रिया दी है, इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन ने गति पकड़ ली है। हालांकि नागरिकों के अधिकार की बात तो पहले से चल रही थी, लेकिन जब रोजा पार्क्स ने इस तरह की जो प्रतिक्रिया दी है, जो ये रोजा पार्क्स के साथ जो घटना घटित हुई है, उसके बाद नागरिक अधिकार को लेकर डिमांड और तेज हो गई है। अंततः 1964 में यहाँ पर यूएसए सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने नागरिक अधिकार कानून बनाया है और इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, तो अब जाकर यहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए कानून बना है। कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून होते हैं। कई बार क्या होता है कि संसद जो है संविधान को देखते हुए कुछ कानून बना देती है, हालांकि व्यवहार में वो कानून जो होते हैं वो व्यवहारिक नहीं माने जाते हैं। यानी मान लीजिए संसद ने कोई कानून जो है संविधान को देखते हुए, संवैधानिक जो वैल्यूज़ हैं उनको देखते हुए बना दिया, लेकिन जो आम जीवन में है वो कानून जो है उतना यथार्थ नहीं है, आम जीवन में उतना वो कानून प्रैक्टिकल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग विरोध करते हैं। ऐसे में बहुत सारे साधन हैं जिनके जरिए हम ये प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है कि कई बार संसद ऐसे कानून बना देती है जो संवैधानिक रूप से तो वैध होते हैं, लेकिन जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। ये जनता को रास नहीं आते हैं, जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, आपकी किताब में दिया गया है, फुटपाथ को लेकर उदाहरण है। जैसे नगर पालिकाओं को अधिकार दिया गया है कि शहर में जो भी फुटपाथ हैं उनको साफ रखा जाए, ताकि शहर में जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको आने जाने में, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग देखते हैं कि भारत में फुटपाथ पर अक्सर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, अपना पेट पालने के लिए इसी फुटपाथ पर तरह तरह का सामान बेचते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका चलती है, उनके घर भी चलते हैं। तो एक तरफ तो संविधान ने एक कानून ये भी दिया है कि नगर पालिकाओं को कि आपको फुटपाथ साफ रखने हैं। अब दूसरी ओर दिक्कत यहाँ पर यह भी है, अगर मान लीजिए ऐसे लोग जो कि फुटपाथ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इनको अगर हटा दिया जाता है तो इनका क्या होगा। एक तरह से इनके भी मौलिक अधिकारों का हनन है। तो यहाँ पर कुछ कानून जो है वाकई में एक तरह से संविधान के दायरे में रहेगा तो सही है, वैध हैं, लेकिन अगर हम मानवीय रूप से देखें तो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। मानवीय रूप से अगर उन्हें हम देखेंगे तो वो हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जब कोई कानून होते हैं तो नागरिक क्या करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, आलोचना के माध्यम से अपनी असहमति जता सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में ही जो 3 कृषि कानून थे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में लागू किए गए थे, तो किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लगभग 1 साल तक किसानों ने इसके लिए संघर्ष किया और अंततः 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कानून जो भी सरकार ने बनाया है, संसद ने जो कानून बनाया है, या सरकार जो मौजूदा सरकार ने जो कानून बनाया है वो अपनी मनमर्जी से बनाया है और ये कानून जो है संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो ऐसे में लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी लोग यही करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर सरकार ने कोई कानून ऐसा बनाया है जो कि उनके मौलिक अधिकारों का या संविधान का हनन कर रहा है, संविधान की अवधारणा को चोट पहुंचा रहा है, तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य माना जाएगा और न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी न्यायपालिका के पास
न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे पर आघात कर रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1973 का जो केशवानंद भारती मामला है, इसमें संविधान के मूल ढांचे की बात की गई है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि कोई भी कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला होगा वो निरस्त माना जाएगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि कोई कानून ऐसा है जो संविधान के जो मूलभूत प्रावधान है उन पर चोट पहुंचा रहा है, तो उसको वो निरस्त कर सकती है या उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे सबसे जो फेमस उदाहरण है आजीविका के अधिकार का, जो कि वर्तमान में हमारे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोषित किया है। इसको लेकर ये मामला है। ये बात है 1980 के दशक की मुंबई की। आप लोग जानते हैं कि मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी का नाम आपने सुना होगा। तो अधिकांश आबादी आज भी आप देखते हैं धारावी को लेकर तमाम तरह के सरकारें बदलती रही हैं, तमाम तरह के प्रोजेक्ट लाने की बात कही गई कि डेवलप करेंगे, धारावी को ख़त्म करेंगे, स्लम हटाएंगे, वहाँ पे पक्के मकान बनाएंगे, इस तरह की तमाम बार बातें हुई हैं। आज भी प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। आपने धारावी के बारे में कभी सोशल मीडिया पर आप जाके देखिए, पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो धारावी में आज भी भारत नहीं बल्कि कहें एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। आज भी हमारे यहाँ पर बिहार या यूपी के जो लोग हैं जो मजदूरी करने जाते हैं मुंबई में, तो उन्हें धारावी में सस्ता कमरा मिल जाता है और वहीं पर वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ऐसे लोगों के पास पक्की दुकान तो होती नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई में आसपास जो फुटपाथ वगैरह हैं या जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। अब उस समय 1980 दशक में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, वहाँ पर जो मुंबई की जो लोकल्स लोग थे वो इस बात से परेशान थे कि बाहर के लोग आकर यहाँ सड़कों के आसपास जो फुटपाथ है उस पर अपना सामान लगा लेते हैं, पूरा जो रोड है ब्लॉक हो जाता है, पैदल निकलने वाले लोग निकल नहीं पाते हैं। तो नगर पालिकाओं ने क्या किया, एक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और उन लोगों को फुटपाथ से हटा दिया। तो एक महिला हैं जो कि पत्रकार हैं, जिनका नाम है ओल्गा टेलिस। ओल्गा टेलिस कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये महिला पत्रकार हैं। कल मैंने भी इनके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा तो मुझे जान के अच्छा लगा। एक समाज सेविका हैं और ये पत्रकार हैं जिनका लगभग 50 साल का पत्रकारिता में अनुभव भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों की बात रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जो भी दलीलें थी उनसे सहमत होता है और अंत में सुप्रीम कोर्ट जो है आजीविका का अधिकार जो है ये पारित कर आजीविका के अधिकार को लेकर अपना स्टेटमेंट जारी करता है और आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा मानता है। मतलब इसका कहना यह था कि जीवन का जो अधिकार है, ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ये कहा कि जीवन का जो अधिकार है वो आजीविका के अधिकार के बिना अधूरा है। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आजीविका कमाने का साधन ही ना हो तो वो व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा। जैसे आप हो, हम हैं, अगर हमारे पास कमाने का अधिकार ही ना हो, हम कोई रोजगार ही ना कर पाए, कमाई ना पाएं, तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे। कहीं ना कहीं जीवन के अधिकार का हनन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें यही टिप्पणी की, यही जजमेंट दिया कि आजीविका का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है और अगर आप किसी व्यक्ति से किसी की आजीविका छीन लेते हैं तो उसका मतलब ये है आप उसके जीवन के अधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से आघात कर रहे हैं। तो ऐसे करके आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गया। इसके अलावा आपने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और इन्हें 2030 तक अचीव करना है। इनमें 5वां सतत विकास लक्ष्य जो है वो लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। तो ऐसे करके हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि आप लोग प्रॉपर वीडियो देखा कीजिए और वीडियो के बाद इसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज आती है उस प्रश्नों की सीरीज को भी अवश्य देखा करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जैसे ही ये आप लेक्चर समाप्त करते हैं उसके बाद जो टेस्ट क्वेश्चन वाला जो वीडियो है वो भी देख लिया कीजिए, ताकि आपने जो कुछ भी यहाँ पढ़ा है वहाँ पर उसका अभ्यास कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।